नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार अब चुनावी हलचल बिहार में काफी तेज हो गई है और बहुत दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। फिलहाल तो सभी सीटें तय करने में लगे हुए हैं और उम्मीदवार अपनी टिकट पक्की करने में लगे हुए हैं। इन सब के बीच दल बदल का खेल भी चल रहा है और लगातार एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज की खबर क्या है जिस पर हम चर्चा करेंगे और वो खबर क्यों सुर्खियां बन रही है और उस खबर के सियासी मायने, चुनावी सियासी मायने क्या निकाले जा सकते हैं, उस पर चर्चा हमारी होगी। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, जो बताएंगे उसके पीछे की पूरी कहानी और समीकरण चुनाव पर उसका असर। तो चलिए, आज जिस बात की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, सब कयास भी लगा रहे हैं, वो है नेता प्रतिपक्ष या कहें आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्या 2 सीटों से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? अगर ऐसा फैसला होता है तो क्यों ये फैसला होता है और कौन सी वो 2 सीटें होंगी जिस पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि महागठबंधन में वो एक बड़े चेहरा है अभी फिलहाल बिहार की राजनीति में, जहां नीतीश को एक तरफ लोग देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। लेकिन उनका 2 सीटों से, 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ना क्या संकेत देता है? रंजन जी, तेजस्वी को लेकर खबरें हैं कि वो 2 सीटों पर चुनावी किस्मत आजमा सकते हैं, तो कौन कौन सी वो 2 सीटें होंगी और ऐसा फैसला करने के पीछे मकसद क्या है? देखिए, ये चर्चा इन दिनों हो रही है कि तेजस्वी यादव शायद 2 जगह से विधानसभा का चुनाव लड़ें। एक तो उनकी ट्रेडिशनल सीट है राघोपुर की सीट, वहाँ से तो वो लड़ेंगे ही, ये तो बिल्कुल तय है। लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं एक और सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, और वो सीट होगी कहाँ, कौन सी सीट होगी? तो चर्चा ये है कि वो सीट जो है मिथिलांचल में होगी और वो सीट होगी फूलपरास की सीट। फूलपरास की सीट इसलिए हो सकती है, उसके पीछे जो वजह लोग समझ रहे हैं वो ये है कि ये सीट बहुत ख़ास है। और आपको बताऊं कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जब 1977 में बाई इलेक्शन में यहाँ से चुनाव लड़े थे और फिर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो ये सीट वैसे भी ख़ास है। और जब कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही थी तो आरजेडी ने फूलपरास में ही कर्पूरी जयंती मनाई। तो इससे एक कयास लग रहा है, क्योंकि उस समय तेजस्वी यादव भी थे, तो कयास लग रहा है कि अगर दूसरी सीट कोई चुनेंगे तेजस्वी यादव तो वो फूलपरास की सीट हो सकती है। इसी तरह से जब वोटर्स अधिकार यात्रा निकली तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव साथ में थे, तो उसका भी एक ठहराव जो है वो फूलपरास में हुआ था। तो इससे लोगों को लगता है कि तेजस्वी यादव के बैक ऑफ द माइंड में जो एक और सीट है वो फूलपरास की सीट है। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी अगर 2 जगह से लड़ते हैं तो क्यों लड़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या उन्हें राघोपुर में अपनी जीत को लेकर कोई संशय है? तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई संशय उनके मन में होगा। वो राघोपुर से निश्चित तौर पर लड़ेंगे और वहां पर जो है प्रबल दावेदार भी हैं अब तक वो जीत के। लेकिन दूसरी सीट चुनने के पीछे जो बड़ी वजह है वो ये है कि मिथिलांचल वो क्षेत्र है जहां आरजेडी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहता है। तो अगर मिथिलांचल के किसी सीट से तेजस्वी यादव लड़ते हैं तो वो कोशी, मिथिलांचल और साथ में सीमांचल, इन 3 जगह को जो है वो एड्रेस कर सकेंगे और वहां पर तेजस्वी यादव के लड़ने का इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप 2014 को याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी आए थे लोकसभा चुनाव में, उस वक्त वो भी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक गुजरात से और दूसरा बनारस से। और बनारस से लड़ने के पीछे वजह ये थी कि यूपी एक इम्पॉर्टेंट राज्य था, वहां लोकसभा की ज्यादा सीटें थी, और जब वो बनारस लड़ते थे तो अगल बगल की कई सीटें जो है उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए कई बार बड़े नेता 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ ये वजह नहीं होती कि उनको कहीं लड़ते समय जो है कोई संशय है, बल्कि वो इसलिए लड़ते हैं कि पार्टी की बेहतरी के लिए ये किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में
हो सकता है कि तेजस्वी यादव फूलपरास से लड़ें। हालांकि उन्होंने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह भी बात है कि उन्होंने कोई इनकार भी नहीं किया है, तो इसलिए अभी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर तेजस्वी यादव फूलपरास से लड़ते हैं चुनाव, तो वहां पर भी उनका मुकाबला जो है बिहार सरकार की मंत्री से होगा। शीला मंडल वहां पर अभी सिटिंग विधायक हैं और उनके साथ ही जो है तेजस्वी यादव का मुकाबला होगा अगर तेजस्वी यादव फूलपरास से लड़ते हैं। फूलपरास से लड़ने के पीछे जो लोग एक और कारण समझते हैं कि फूलपरास में जो 18 चुनाव हुए हैं उसमें 13 बार जो है यादव ही वहां से चुनाव जीते हैं। तो इस वजह से भी लोगों को लगता है कि चूंकि यहां एमओआई का जो समीकरण है वो बहुत स्ट्रांग है, तो ये सीट जो है स्वभाववश आरजेडी की तरफ जो है वो झुका हुआ दिखता है। लेकिन ये दिलचस्प है कि आज तक फूलपरास में आरजेडी को कभी जीत नहीं मिली, यहां तक कि पिछली बार इस सीट पर आरजेडी लड़ा भी नहीं, तब जो है कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव लड़ी थी। कृपानाथ पाठक जो है वो यहां से प्रत्याशी थे। लेकिन अगर आप यहां के जातीय समीकरण को समझें तब समझ में आता है कि क्यों ऐसा जो है वो किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए, आप देखते हैं कि जो यादव वोटर्स हैं वो 19.5 से 20.5% के आसपास हैं और मुस्लिम 13.3% हैं। तो जो एमवाई का समीकरण है वो 33 से 35% के आसपास है। जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 12.79% हैं। राजपूत, भूमिहार 2.5-3% के आसपास होंगे। ब्राह्मण वोटर्स की संख्या यहां अच्छी है, 13.5 से 14.5%। तो सामान्य जाति के 17 से 18% वोटर हैं। कुशवाहा 2 से 2.5%, कुर्मी 1 से 1.5%, तो 3 से 4% ये आंकड़ा पहुंचता है। और वैश्य 9 से 10%, तो 30 से 31% जो है एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती हैं उनका आंकड़ा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखिएगा तो जो शीला मंडल हैं उनको पिछली बार भी 41% से ज्यादा वोट आए थे। तो वजह एक ये है कि यहां पर जो धानुक वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है। सिर्फ मंडल सरनेम देखिए तो 9% जो है वो आपको दिखेगा, सिर्फ मंडल सरनेम। तो वो जब ऐड ऑन होता है इस वोट में तो वो शीला मंडल के लिए, चूंकि खुद वो धानुक हैं, तो इस वजह से जो है उनकी स्थिति मजबूत हो जाती है। और धानुक समाज से वो पहली मंत्री भी, महिला मंत्री जो है वो बनी है। तो ऐसे में यहां पर लोगों को लगता है कि चूंकि एमओआई स्ट्रांग है, तेजस्वी यादव लड़ते हैं, तो जो 33 से 35% का वोट है वो तो इंटैक्ट उनको मिलेगा, क्योंकि मिथिला में कई बार यादव वोटर्स भी छिटकते हैं और जेडीयू की तरफ जाते हैं। तो उसको कंसोलिडेट किया जा सकता है। और फिर जो है जो अदर ओबीसी ईबीसी हैं जिसमें 23 से 25% का आंकड़ा आता है, जिसमें मल्लाह भी 3.5 से 4% हैं, धानुक 9% हैं, कामत जो है 5.5% के आसपास हैं और एससी 12.79% हैं। तो इन वोटों में जो है एक बड़ा हिस्सा तेजस्वी यादव अपने नाम पर, अपने पाले में कर सकते हैं। तो ऐसे में जो मिथिला में तो एक स्थिति स्ट्रांग होगी ही, नीतीश कुमार की मंत्री हैं, अगर आप उनके खिलाफ एक टफ फाइट उनको वहां पर देते हैं तो ये एक और मैसेजिंग होता है कि हाँ, हल्के में चुनाव जो है वो आरजेडी नहीं ले रहा है, इस बार पूरी गंभीरता से ले रहा है। तो अगर फूलपरास में तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं तो मानकर चलिए कि शीला कुमारी और उनके बीच जो मुकाबला होगा वो घमासान होगा, लेकिन वो कांटे का मुकाबला होगा और वहां पर जो समीकरण है उसको बेहतर ढंग से जो साध लेगा, बाजी उसके हाथ लग सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव के लड़ने के पीछे जो बड़ी वजह होगी वो यही होगी कि मिथिलांचल में पार्टी को और स्ट्रांग किया जाए और वहां के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाए। जब वो वहां गए थे तो वहां के कार्यकर्ताओं ने आग्रह भी किया था कि आप फूलपरास से आकर चुनाव लड़ें। तो अब देखना है तेजस्वी यादव क्या फैसला लेते हैं।
तो देखिए किस तरह अपने अपने इलाकों को और बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उस दायरे को बढ़ाने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं और जो उम्मीदवार हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां उन्हें लग रहा है कि इस पार्टी में अगर टिकट उन्हें नहीं मिलने वाला है या टिकट कटने वाला है तो दूसरी पार्टी का भी रुख कर रहे हैं। ऐसी एक खबर है, जदयू सांसद के बेटे राजद में शामिल हुए हैं। तो जो जेडीयू से सांसद हैं और उनके बेटे अब राजद में शामिल हुए, जाहिर तौर पर राजद से चुनावी टिकट उन्हें मिलने वाला है और चुनावी मैदान में वो कूदेंगे। रंजन जी, देखिए दल बदल का खेल तो शुरू हो जाता है जैसे ही चुनाव आता है, जिन्हें लगता है उनका टिकट कटने वाला है, लेकिन पिता किसी और पार्टी में, बेटा किसी और पार्टी में चुनाव लड़े तो ये नज़ारा भी काफ़ी दिलचस्प दिखेगा। ये नज़ारा बिहार के लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा, जब शांभवी चौधरी के खिलाफ जो है वहाँ से महेश्वर हजारी के बेटे जो हैं सनी हाजरी, वो वहाँ से चुनाव लड़े थे। तो एक उसी तरह का नज़ारा फिर से रिपीट होने की तैयारी में है, क्योंकि जब अभी जो बांका से सांसद हैं गिरधारी यादव, उनके बेटे जब अभी जेडीयू में शामिल हुए हैं, चाणक्य प्रकाश रंजन, तो जब वो शामिल हुए तो तेजस्वी यादव ने उनकी बहुत तारीफ भी की, कहा कि पढ़े लिखे हैं और इसके अलावा ऊर्जावान हैं, विदेश में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, तो इससे पार्टी में जो है गतिशीलता आएगी, लोगों का एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। तो ये बातें हो रही हैं। हालांकि जो जेडीयू के सांसद हैं गिरधारी यादव, उन्होंने कहा कि वे नीतीश कुमार के साथ हैं, बेटा स्वतंत्र है। ऐसी ही कुछ बातें जो है महेश्वर हाजरी ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान कही थी। हालांकि अगर आप देखें तो गिरधारी यादव जो हैं, उनके कुछ पिछले बयान की चर्चा करें तो उन्होंने चुनाव आयोग के फैसलों की आलोचना की थी और उस वक्त भी पार्टी जो है इस पर सख्त रही थी, सो का उस तक की बात आ गई थी। तो वो चीज़ें पहले से दिखने लगी थी और जो है वो फैसला अंततः जो है शुक्रवार को ले लिया गया। अब वो पार्टी में शामिल हो गए हैं और उनका तो नाम भी चाणक्य है, चाणक्य प्रकाश रंजन उनका नाम है, गिरधारी यादव के बेटे का। और अब देखिए ये चुनाव क्षेत्र क्या बांका ही रहने वाला है या फिर कोई और सीट भागलपुर? देखिए बांका जो लोकसभा है उसके अंतर्गत बेलहर विधानसभा क्षेत्र है और बेलहर से गिरधारी यादव भी जो हैं वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं, कटोरिया से भी विधायक रहे हैं, अभी तो खैर सांसद हैं, लेकिन वो बेलहर से भी विधायक रह चुके हैं, तो ये उनकी सीट रही है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब चाणक्य चुनाव में उतरते हैं तो जो गिरधारी यादव हैं वो समर्थन करते हैं या वो जेडीयू प्रत्याशी का समर्थन करते हैं। बेलहर सीट इस वजह से भी थोड़ा इंटरेस्टिंग और हो जाता है कि यहाँ जो विधायक हैं मनोज यादव, दरअसल वो झारखंड सरकार में मंत्री हैं, संजय यादव उनके भाई हैं। तो यहाँ पर एक वो भी चीज़ खास है, संजय यादव तेजस्वी यादव के बहुत करीब हैं और अभी चर्चा है कि उनके बेटे को भी आरजेडी जो है विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। तो दूसरी तरफ जो उनके भाई हैं वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और वो जेडीयू के टिकट पर जो है यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। फिर से पिछला चुनाव उन्होंने यहाँ जीता था, लेकिन मुकाबला जो है बहुत करीबी हुआ था, सिर्फ 2473 वोटों से वो चुनाव जीते थे। अब ऐसे में चूंकि यहाँ पर यादव वोटर्स की संख्या ज़्यादा है नेचुरली, इसीलिए आप जेडीयू आरजेडी दोनों तरफ से देखिएगा कि यादव कैंडिडेट ही होंगे, लेकिन यहाँ पर जनसुराज ने जो है एक दिलचस्प चाल चल दी है। उन्होंने जो है अपना प्रत्याशी यहाँ से बनाया है ब्रज किशोर पंडित को, मतलब कि वो कुम्हार प्रजापति समुदाय से हैं और सिर्फ पंडित सरनेम आप देखें तो वो 5.5% से ज़्यादा हैं, 5.6%। तो जहां हार जीत का जो फासला है वो लगभग जो है 1.25% से कम का ही है, वहां पर अगर 5.6% वोट में कुछ इधर उधर हो जाता है तो परिणाम बदल सकता है। और आपको बताएं कि आमतौर पर यह माना जाता है कि जो प्रजापति हैं, कुम्हार हैं, ये सारे लोग जो है वो नीतीश कुमार को वोट करते हैं। ईबीसी वोटर्स पर जो है ज़्यादा बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार को जाता है, ये माना जाता है, राजनीतिक विश्लेषक ये बातें कहते हैं। तो ऐसे में बेलहर का चुनाव जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको दिखेगा कि जो यादव वोटर्स हैं वो 30% के आसपास हैं,
कोई इसको 32 तक भी कहते हैं, तो 30 से 31% यादव वोटर्स हैं और मुस्लिम 5.5% हैं। इसके अलावा आप देखिए तो राजपूत 5.5 से 6%, भूमिहार भी 4 से 5% हैं और ब्राह्मण जो हैं वो 3% के आसपास हैं। तो लगभग 12-13.5% के आसपास सामान्य जाति के वोटर्स हैं। इसके अलावा कुशवाहा 5 से 5.5%, कुर्मी हैं 1% और वैश्य जो हैं 10 से 10.5% के आसपास हैं। लेकिन यहाँ पर मंडल वोटर्स जो हैं, जो कि माना जाता है कि नीतीश कुमार के लिए अब तक वोट करते रहे हैं ज्यादा बड़ी संख्या में, अब चूंकि मंगनीलाल मंडल जो है प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आरजेडी के, उसका कितना इंपैक्ट बेलहर पर पड़ता है वो भी देखना होगा। तो इन सारे वोटों की बदौलत जो है वो यहां से जेडीयू जीतने में कामयाब रहता है। अगर आप देखिएगा तो जो उनका बेस वोट है वो आपको पिछले 2-3 चुनाव से 40% के ऊपर ही दिखता है, जबकि आप आरजेडी का बेस वोट देखते हैं तो वो 38%। हालांकि 2019 के उपचुनाव में यहां से आरजेडी को कामयाबी मिली थी और जो आंकड़े हैं यहां पर वो आरजेडी को सपोर्ट करते हैं और चूंकि जेडीयू भी यहां से कैंडिडेट स्ट्रांग देता रहा है तो उसका फायदा उनको मिला है। इसलिए आप देखिएगा कि 16 चुनाव में जेडीयू को 4 बार कामयाबी मिली है तो आरजेडी 3 बार इस सीट को जीतने में सफल रहा है। तो वहां भी नेक टू नेक का मामला है। कांग्रेस को 4 बार कामयाबी मिली लेकिन वो 1990 में आखिरी बार चुनाव जीतने में सफल रही थी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 2, जनता दल 1, जनता पार्टी 1 और निर्दलीय 1। तो ये चीजें यहां पर आपको दिखती हैं। तो अब अगर बेलहर की आप बात कीजिए कुल मिलाकर तो चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि गिरधारी यादव जो है जब अभी यहां से चुनाव लड़े थे तो 9,353 वोटों की उनको लीड मिली थी, लेकिन ये लीड जेडीयू की थी। और अभी भी चूंकि गिरधारी यादव ने कहा है कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं तो कोई वजह नहीं है कि हम दूसरी चीज माने, लेकिन फिर भी अगर वो उस इंटेंसिटी से नहीं लगते हैं तो मार्जिन यहां बहुत ज्यादा का नहीं है और बहुत क्लोज फाइट जो है हुई है। पिछली बार 2,500 से कम वोट और लोकसभा के चुनाव में भी यहां पर 9,353 वोटों की ही लीड है, क्योंकि गिरधारी यादव के खिलाफ जयप्रकाश नारायण यादव थे। तो यहां पर जो बेलहर में चुनाव होगा वो इस बार बहुत कांटे का होगा और थोड़ा भी इधर उधर अगर कुछ हुआ और जनसुराज प्रत्याशी का प्रदर्शन बहुत मायने रखने जा रहा है कि वो कितने वोट लाता है, क्या वो अपनी जाति के वोट जो है वो लेकर आ जाते हैं या वो किसके वोट कितना काटते हैं। कम से कम अपनी जाति के वोट अगर वो लेकर आते हैं तब वैसी परिस्थिति में जेडीयू के लिए परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। तो बेलहर में एक आप कह सकते हैं कि रोचक मुकाबला होगा और उस मुकाबले को रोचक बनाने के लिए जनसुराज भी रहेगा और अब तो आरजेडी का प्रत्याशी भी आ गए तो केवल नाम सुनकर ही रोचकता बढ़ गई है। तो देखिए बहुत दिलचस्प इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो कहीं सांसद पुत्र तो कहीं खुद पूर्व सांसद भी आरजेडी में शामिल हुए हैं। जदयू के सांसद रहे हैं संतोष कुशवाहा अब आरजेडी का लालटेन वो थामेंगे। तो इसके बाद अब क्या समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव के टाइम में जब कोई पार्टी ज्वाइन करता है, अपनी पार्टी को छोड़ता है तो कहीं ना कहीं टिकट की ही बात होती है। रंजन जी, अब पूर्व जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा राजद में चले गए हैं, अब किस सीट पर उनकी दावेदारी होगी, उस सीट का समीकरण क्या है और अब कितना दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है? देखिए ये जो है सीमांचल के लिहाज से जो है ये बड़ा घटनाक्रम आप इसको कह सकते हैं कि संतोष कुशवाहा जो कि जेडीयू के संगठन में भी उनकी उस क्षेत्र में बहुत पकड़ रही थी, वो अब आरजेडी में जा रहे हैं और इसके कई मायने हैं। बाकी जो दल बदल हो रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो हुआ है कि संतोष कुशवाहा आपको आरजेडी में शामिल हुए हैं, इसके बड़े मायने हैं। और अगर आप देखें तो इस एक दल बदल से या संतोष कुशवाहा को अपने साथ जोड़कर तेजस्वी यादव ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। अब देखिए, हालांकि तीर तो जेडीयू का चुनाव निशान है, लेकिन अब अगर इस चीज़ को आप देखें कि कैसे ये इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख रहा है
कि लोकसभा चुनाव से आरजेडी की ये कोशिश है कि वो कुशवाहा वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और वो जो आमतौर पर पारंपरिक रूप से लवकुश के तहत जेडीयू को वोट करते रहे हैं उसमें जो है एक टूट हो और वो वोट आकर आरजेडी से जुड़े। तो एक उस कड़ी में संतोष कुशवाहा का इंक्लूजन आपको दिखता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लेसी सिंह जो है 5 बार की विधायक हैं धमदाहा सीट से। मैं धमदाहा सीट की बात कर रहा हूं और ऐसा लगता है कि संतोष कुशवाहा धमदाहा से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि वहां का समीकरण कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर जो है लेसी सिंह 5 बार से चुनाव जीत रही हैं, नीतीश सरकार में मंत्री हैं, पावरफुल मंत्री हैं और नीतीश कुमार के विश्वस्त मंत्रियों में हैं वो। तो उनको घेरने की ये कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि अगर संतोष कुशवाहा धमदाहा से चुनाव लड़ते हैं तो लेसी सिंह को वो तगड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं और ऐसे में जो है धमदाहा का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ये 2 कारण तो बहुत स्पष्ट दिखते हैं। अब मैं तीसरे कारण की चर्चा करता हूं कि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो यहां से आरजेडी की कैंडिडेट थी बीमा भारती और जब आप धमदाहा का रिजल्ट देखिएगा या ऐसे भी ओवरऑल देखिएगा तो आरजेडी तीसरे स्थान पर चला गया था। पहले स्थान पर मतलब चुनाव तो पप्पू यादव जीते थे पूर्णिया लोकसभा का और दूसरे स्थान पर संतोष कुशवाहा ही थे क्योंकि इनकी पकड़ मजबूत है। तो अब क्या है कि हम सभी जानते हैं कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के रिश्ते जो है वो अलग तरह के हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या 2029 में आरजेडी अपने लिए कैंडिडेट भी ढूंढ लिया? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या 2029 में संतोष कुशवाहा पूर्णिया लोकसभा से आरजेडी के कैंडिडेट हो सकते हैं? खैर ये बहुत आगे है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों की नज़र में है और आप इसमें किसी को भी आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो हम आते हैं फिलहाल पर कि अभी क्या हो सकता है, चूंकि जो पहली प्राथमिकता है अभी तेजस्वी यादव की वो धमदाहा के मायने में है क्योंकि विधानसभा चुनाव पर उनकी नज़र है और विधानसभा चुनाव में जो है वो इस बार सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर एनडीए के साथ। तो इसीलिए वो एक सीट पर जो है वो ध्यान दे रहे हैं। प्लस संतोष कुशवाहा के आने से सीमांचल में भी उनकी स्थिति बेटर हो सकती है और सीमांचल में ऑलरेडी असदुद्दीन ओवैसी जो है वो एक चुनौती बनकर आरजेडी के सामने खड़े हैं। तो ऐसे में भी संतोष कुशवाहा आरजेडी के काम आ सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि तेजस्वी यादव ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। अगर धमदाहा से संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा? तो पहली चीज तो यह होगी कि जो एक राइवलरी लेसी सिंह और दिलीप कुमार यादव के बीच चल रही थी, चुनावी राइवलरी, आरजेडी के टिकट पर ज्यादातर अवसरों पर दिलीप कुमार यादव ही लड़े हैं, तो वो राइवलरी इस बार देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां पर आरजेडी से जो है वो संतोष कुशवाहा उम्मीदवार हो सकते हैं। और आपको बताऊं कि जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो धमदाहा में संतोष कुशवाहा जो हैं उनको 50% से ज्यादा वोट मिले थे और वो यहां पर पप्पू यादव के ऊपर 15,500 वोटों के आसपास की लीड बनाने में कामयाब हो गए थे। तो इसीलिए उनको लगता होगा या तेजस्वी यादव को लगता होगा कि उनके स्ट्रांग होल्ड में से ये सीट जो है वो शामिल है। हालांकि जब धमदाहा में जब वो लड़ रहे थे तब जेडीयू प्रत्याशी थे और निश्चित तौर पर लेसी सिंह ने भी इनको वोट दिलाने में मदद की होगी उस वक्त, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पर पहले से ही इस बार चर्चा थी कि लेसी सिंह के सामने यादव कैंडिडेट काम नहीं आ रहा है और जो है वो हार का सामना करना पड़ रहा है आरजेडी को। तो अब यहाँ के जातीय समीकरण को अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो यादव वोटर्स हैं वो 10 से 11% के आसपास हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 19.8% हैं
और यहाँ पर एससी वोटर 16.68%, एसटी वोटर 7.22% हैं। राजपूत 4 से 5%, लेसी सिंह राजपूत जाति से ही आती हैं, लेकिन ये वोट सिर्फ 4 से 5% है। भूमिहार 2 से 3% और ब्राह्मण 4.5 से 5.5%। लेकिन जब आप कोयरी, कुर्मी और धानुक को देखती हैं तो वो 12 से 13% का आंकड़ा है, वैसे 6.5 से 7% है। तो जो आरजेडी की नजर है वो जो एमवाई 30 से 31% है उसको इंटैक्ट रखते हुए जो लवकुश के वोट हैं इंक्लूडिंग धानुक, उसको वो अपने पाले में करना चाहते हैं, क्योंकि तब वैसी परिस्थिति में जो उनका वोट है वो 40% के पास पहुंचेगा। क्योंकि अगर आप धमदाहा विधानसभा सीट को देखिएगा तो यहां जो बेस वोट है जेडीयू जो है वो 40% से ज्यादा वोट लाता रहा है और जो महागठबंधन है उसको 31 से 33% के आसपास ही वोट आता है। तो इसको 40 तक लेकर जाना वो आरजेडी के लिए जरूरी है और इसीलिए जो है वो चर्चा है कि यहां से पहले भी चर्चा थी कि निरंजन कुशवाहा को उतारा जा सकता है, मतलब कुशवाहा कैंडिडेट की खोज हो रही थी। अब उसमें अगर संतोष कुमार मिल गए तो ये आरजेडी के लिए सोने पर सुहागा हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में धमदाहा में आप संतोष कुमार बनाम लेसी सिंह का मुकाबला देख सकते हैं। लेकिन लेसी सिंह का अपना एक समीकरण है। सवाल यह भी है कि क्या संतोष कुशवाहा सारे वोट तोड़ कर ले जाएंगे? क्या जितने 12-13% जो हैं कोयरी, कुर्मी, धानुक के मिलाकर क्या सारा वोट जो है संतोष कुशवाहा की तरफ शिफ्ट होगा, या उसमें नीतीश कुमार के नाम पर जो वोट आते हैं, खास करके कुर्मी के वोट जो रहते हैं, क्या वो वोट लेसी सिंह के साथ ही जुड़े रह जाएंगे? ये चीजें हमें चुनाव परिणाम के वक्त पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ है। इसके अलावा यहां पर आप देखिए कि अदर ओबीसी, ईबीसी 13 से 15% हैं और एससी, एसटी और अदर ओबीसी, ईबीसी को जोड़ दीजिए तो ये 37 से 39% वोट हो जाता है। तो इसमें जो 37 से 39% वोट हो जाता है, इसमें कितनी सेंधमारी कौन कर पाता है, इसमें बड़ा हिस्सा किसको जाता है, परिणाम यहीं से आना है। इसके अलावा पप्पू यादव की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी, चूंकि पूर्णिया लोकसभा की हर सीट पर जो है पप्पू यादव का एक इम्पैक्ट है, तो उसका कितना असर धमदाहा पे पड़ता है और उससे जो है किसको फायदा मिलता है, कितना फायदा मिलता है, यहां पर आरजेडी को उम्मीद होगी कि उसको फायदा मिले। तो इसलिए कुल मिलाकर देखिए तो धमदाहा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव जो है अब बन रहा है। अब देखना यह है कि क्या संतोष कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन जिस तरह से वो शामिल हुए हैं ऐसा लग तो रहा है कि धमदाहा से संतोष कुशवाहा ताल ठोक सकते हैं। ऐसे में लेसी सिंह के साथ जो उनका मुकाबला होगा वो कांटे का मुकाबला होगा। यहाँ ये भी देखना है कि मुस्लिम लगभग 20% के आसपास हैं, तो क्या इस सीट पर एआईएमआईएम की भी नज़र है? अगर वो प्रत्याशी दे दे तब क्या होगा, ये भी एक अलग सवाल है। जनसुराज का प्रत्याशी यहाँ पर कौन बनता है, ये भी एक चीज़ है जो कि लोगों के नज़र में है कि हाँ यहाँ पर कौन हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो धमदाहा में एक दिलचस्प चुनाव होगा और यहाँ मुकाबला कांटे का होगा। तो देखिए हर सीट अपने आप में बहुत दिलचस्प बिहार की इस बार बनती हुई जा रही है और बहुत कांटे का मुकाबला हर सीट पर नजर आने वाला है। जैसे जैसे कैंडिडेट सामने आते जाएंगे या दल बदल का खेल चलता रहेगा, आप तक हम ये खबरें पहुंचाते रहेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे और हर सीट को बारीकी से समझेंगे, वहां की जंग को समझेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।